गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन शुरुआत करेंगे एक नए अध्याय की। राजस्थान के इतिहास में अपन आज बात करेंगे आमेर, या जिसे राजपूताने में ढूंढाड़ कहा जाता था, ढूंढाड़ राज्य के इतिहास की। वर्तमान जो जयपुर है और उसके आस पड़ोस में सिद्धौसा, टोंक और सवाईमाधोपुर, ये जो इलाका है ये अतीत में ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। और इस ढूंढाड़ राज्य में यहाँ पर कछवाहा शासकों ने राज्य किया। राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत, जिसे हम आम बोलचाल में जयपुर के नाम से जानते हैं या आमेर के नाम से जानते हैं, उस इलाके को ढूंढ नदी के कारण से ढूंढाड़ कहा जाता था। इन राजाओं की, इन शासकों की समय के साथ अलग अलग राजधानियां रहीं। समय के साथ राजधानियों में परिवर्तन आता गया और अंत में जब सवाई जय सिंह हुआ करते थे जयपुर के या ढूंढाड़ के शासक, उन्होंने एक नए नगर की स्थापना की जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जयनगर के नाम से ये कस्बा बसाया था जो आज राजस्थान की राजधानी भी है, और ये ढूंढाड़ की या कछवाहों की अंतिम राजधानी के रूप में भी जानी गई थी। हम इस इलाके में जो ढूंढाड़ शासक के नाम से या ढूंढाड़ राज्य के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में जो ढूंढाड़ राज्य रहा है उसके इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे। हम बात करेंगे ढूंढाड़ के उन समस्त शासकों की जिन्होंने ढूंढाड़ रियासत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, जिनके नाम से ढूंढाड़ राज्य या ढूंढाड़ का इतिहास जाना गया। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़ जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं, उसका सबसे पहला शासक जो हुआ था वो था दुल्हे राय, और इसका समय माना जाता है 1137 ईस्वी, यानी कि 12वीं शताब्दी में दुल्हे राय नामक व्यक्ति ने ढूंढाड़ इलाके में एक नए शासन की, एक नए वंश की स्थापना की जो इतिहास में कछवाहा वंश के नाम से जाना गया। अचरौल की पहाड़ियों से ढूंढ नदी निकलती है। मैं आपको बता दूं, जयपुर के पास में ही अचरौल नामक कस्बा है, और इनकी पहाड़ियां जो है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है, इनकी पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ढूंढ। हालांकि समय के साथ ये नदी समाप्त प्राय हो गई है, आज ये सिर्फ बरसाती नाला बनकर रह गई है। लेकिन किसी समय हम बात करें 12वीं शताब्दी की, उस समय अचरौल की पहाड़ियों से ढूंढ नदी निकला करती थी, और इसी कारण से ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ कहलाया। यानी कि ढूंढ नदी के नाम से ढूंढाड़ का परिचय या ढूंढाड़ जाना गया, और इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में जो भी राज्य का विस्तार रहा वो ढूंढाड़ के नाम से जाना गया। ढूंढाड़ पर प्रारंभ में बड़गुजरों का शासन था, जिसे आज हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। इतिहास में जिसको ढूंढाड़ के नाम से जाना गया वो समय के साथ बदलता रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने उसके प्रशासन किया। कछवाहा वंश का शासन स्थापित होने से पहले ढूंढाड़ पर बड़गुजरों का शासन था, और बाद में बड़गुजरों के बाद में मीणाओं का अधिकार इस पर हो गया। बड़गुजरों का शासन अलग भाग में रहा और मीणाओं का शासन अलग भाग में रहा। जो टोंक और जयपुर का इलाका था वो बड़गुजरों के हाथ में रहा, दौसा का जो इलाका था वो मीणाओं के हाथ में रहा। इसलिए प्रारंभ में जब कछवाहा शासक यहाँ पर नहीं आए थे उस समय इस इलाके पर बड़गुजर और मीणाओं का साम्राज्य हुआ करता था। ढूंढाड़ में नरवर के जंगलों, मध्य प्रदेश से कुश भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र के वंशज कछवाहों का आगमन हुआ था। यानी कि नरवर वर्तमान में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नरवर के जंगलों में, यानी कि मध्य प्रदेश से कुश, जो भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं, जिन्हें हम लव और कुश के नाम से जानते हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज
जो अपने आप को कछवाहा कहते हैं, उनका आगमन इस इलाके में हुआ। यानी कि ढूंढाड़ के इलाके में 12वीं शताब्दी में 1130-35 के आसपास मध्य प्रदेश के नरवर इलाके से भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज कहलाने वाले कछवाहों का आगमन इस इलाके में हुआ था। कछवाहा वंश का प्रथम शासक यहाँ पर धोला राय, या जिसे दुल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है, वो आया था। यानी कि नरवर से इस इलाके में आने वाला पहला व्यक्ति जो कछवाहों का प्रथम शासक भी था, वो दुल्हे राय था, जिसको धोला राय भी कहा जाता है और दुल्हे राय भी कहा जाता है। दोनों ही नाम इनके प्राप्त होते हैं। आमेर के कछवाहा वंश अपने आप को राम के वंशज मानते थे। इन्हें राम के पुत्र कुश की संतान माना जाता है और कुश की संतान होने के कारण से ही ये कछवाहा कहलाए थे। इसका मतलब कि आमेर का जो कछवाहा शासन रहा है, कछवाहा वंश रहा है, वो अपने आप को राम के वंशज मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो संबंध है वो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से है और वो अपने आप को कुश की संतान मानते हैं। आमेर से प्राप्त शिलालेख में भी इन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। यानी कि कछवाहों को एक नाम से संबोधित किया गया, रघुकुल तिलक। हमें आमेर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, उस शिलालेख के हिसाब से जो कछवाहा शासक हुए या कछवाहा वंश हुए, वो रघुकुल तिलक के नाम से जाने जाते थे। इनको ऐसा नाम वर्णित मिलता है। दुल्हे राय नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम कछवाहा वंश की स्थापना की। हम यूँ कह सकते हैं कि कछवाहा वंश की स्थापना करने का जो श्रेय है या कछवाहा वंश का जो संस्थापक है वो दुल्हे राय है। और इस व्यक्ति ने 1137 ईस्वी में कछवाहा वंश की नींव इस इलाके, जिसे हम ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं, इस इलाके में डाली थी। नरवर मध्य प्रदेश के शासक दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को हराकर ढूंढाड़ राज्य को बसाया था। यानी कि ये इलाका जो जयपुर और टोंक के आसपास का इलाका था, ये बड़गुजरों के अधीन था। दौसा के आसपास का इलाका मीणाओं के अधीन था। सबसे पहले दुल्हे राय जो नरवर यानी कि मध्य प्रदेश के शासक थे, वो इस इलाके में आए और इन्होंने यहाँ पर 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को पराजित किया। बड़गुजरों को पराजित करके इसके ऊपर, इस इलाके के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया और यहीं से कछवाहा वंश की नींव पड़ी 1137 ईस्वी में। और इसके संस्थापक थे दुल्हे राय या धोला राय। दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर दौसा को जीता व इसे अपनी राजधानी बनाया। सबसे पहले दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को पराजित करके इस इलाके में अपनी सत्ता को स्थापित किया और उसके पश्चात इनका अगला निशाना बना दौसा। दौसा और उसके आसपास के भूभाग पर उसमें मीणाओं का साम्राज्य हुआ करता था, मीणाओं का शासन हुआ करता था। तो मीणाओं को पराजित करके इन्होंने यानी कि दुल्हे राय ने या धोला राय ने दौसा के ऊपर भी अपना अधिकार जता लिया, जमा लिया और इसके बाद इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी के रूप में दौसा को स्थापित किया। याद रखिएगा, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा मानी जाती है। दुल्हे राय ने रामगढ़ नामक स्थान पर जमुआ माता के मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी जमुआ माता, जिनको जमुआई माता भी कहा जाता है, इनका मंदिर रामगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण जो है वो कछवाहा वंश के प्रथम शासक दुल्हे राय ने या धोला राय ने करवाया था तथा जमुआ माता को कछवाहा वंश की कुल देवी के रूप में स्थापित किया। आज अपन जानते हैं कि कछवाहा शासक की कुल देवी शीला माता को माना जाता है, जो आमेर के राजमहलों में स्थापित है। लेकिन प्रारंभ में जो कछवाहा शासक थे दुल्हे राय और इनके पश्चात आने वाले प्रवर्ती शासक मानसिंह से पहले, इनकी कुल देवी के रूप में जमुआ माता को ही माना जाता था। और आज भी इतिहास में हमें यही पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दुल्हे राय ने रामगढ़ नामक स्थान पर जमुआ माता के मंदिर का निर्माण करवाया और जमुआ माता को अपनी कुल देवी के रूप में स्थापित किया था। रामगढ़ गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कारण रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया। हालांकि आज वर्तमान समय में रामगढ़ में जो रामगढ़ झील है या रामगढ़ बांध है, उसमें चूंकि इतना पानी नहीं आ पाता, इतनी पानी की आवक नहीं हो पाती, इसलिए
जो गुलाब की खेती हुआ करती थी वो सिमट गई है या समाप्त प्राय हो गई है। लेकिन किसी समय जब रामगढ़ झील, रामगढ़ का इलाका पानी से सरोबार रहा करता था, उस समय रामगढ़ गुलाब के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ पर गुलाब की खेती हुआ करती थी और इसी कारण से रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया। आपको बता दूं कि राजस्थान में अजमेर के पास स्थित पुष्कर में आज भी बहुत बड़े पैमाने पर गुलाब की खेती होती है। इस गुलाब से इत्र भी बनता है, गुलकंद भी बनता है और अनेक तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है। इसलिए गुलाब के लिए पुष्कर प्रसिद्ध है। चैत्री गुलाब के लिए हल्दी घाटी प्रसिद्ध है और जो प्राचीन समय में रामगढ़ था वो भी गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। दुले राय ने बाद में रामगढ़ को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। रामगढ़ में पहले दुले राय ने जमुआ माता के मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद उसने रामगढ़ को भी अपने अधिकार में ले लिया। वहां उसको जीतकर उसको अपने अधिकार में लेते हुए इसे अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार दुले राय के शासन की दो राजधानियां अस्तित्व में आई। सबसे पहली राजधानी दौसा थी, जिसको सबसे पहले इसी दुले राय ने या धोला राय ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया और उसके पश्चात दूसरी राजधानी रामगढ़ के रूप में स्थापित हुई। यानी कि सर्वप्रथम दौसा, दौसा के पश्चात कछवाहा शासक की दूसरी राजधानी बनी रामगढ़। दुले राय के समय में ही दो राजधानियां अस्तित्व में आई थी। इसके पश्चात जो शासक हुए वो थे कोकिल देव। कोकिल देव के साथ कोई ज़्यादा उपलब्धियां दर्ज नहीं है। दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को पराजित कर 1207 ईस्वी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर के इलाके पर भी मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। आमेर के ऊपर एक प्रकार से मीणाओं का ही शासन था और इन मीणाओं को दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने पराजित किया 1207 ईस्वी में। और इसके पश्चात तीसरी राजधानी अस्तित्व में आई कछवाहों की और वो थी आमेर। और बहुत लंबे समय तक सवाई जय सिंह तक, जब 1700 ईस्वी में उनकी शासन की सत्ता स्थापित हुई, 1727 में इन्होंने जयपुर को अपने नए नगर के रूप में बसाया, उससे पहले तक कछवाहों की राजधानी आमेर ही रही। कोकिल देव के पिता दुले राय, इन्होंने सबसे पहले दौसा को अपनी राजधानी बनाया। उसके पश्चात उन्होंने रामगढ़ को जीतकर अपनी राजधानी बनाया और इन्हीं दुले राय के पुत्र कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को जीतकर इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। कोकिल देव के पश्चात आमेर के अगले शासक या कछवाहा वंश के अगले शासक बने राजदेव। राजा कोकिल देव के पश्चात राजदेव नामक व्यक्ति ने अपने शासनकाल में आमेर के महलों का निर्माण करवाया, जिन्हें कदमी महल कहा गया। आज भी आमेर के सबसे प्राचीन महलों में अगर किसी महल का नाम आता है तो वो है कदमी महल और इनका निर्माण करवाया था कोकिल देव के पश्चात जो शासक बने थे राजदेव। राजदेव ने, चूंकि कोकिल देव ने रामगढ़ के स्थान पर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था, इसलिए आमेर में ही, जिसे आज हम किले के रूप में देखते हैं, आमेर के किले के रूप में, वहाँ पर उसी जगह सबसे पहले नए महलों का निर्माण प्रारंभ किया था राजदेव ने और इन्होंने यहाँ पर महल बनाए जो कदमी महल के नाम से जाने जाते हैं और आज भी कदमी महलों को आप आमेर के महलों में देख सकते हैं। ये महल आमेर राज्य या कछवाहा वंश के सबसे प्राचीन महल माने जाते हैं। इन महलों में कछवाहा वंश के शासकों का राज्याभिषेक संपन्न होता था। यानी कि चूंकि कछवाहा शासकों ने दौसा के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद आमेर को अपनी राजधानी बनाया, आमेर में उन्होंने महलों का निर्माण प्रारंभ किया और सबसे प्राचीन जो महल बने वो थे कदमी महल, जिनका निर्माण राजदेव ने करवाया। और राजदेव के पश्चात जितने भी शासक हुए आमेर के इतिहास में, सवाई जय सिंह के लेकर उससे पहले तक के, उन सब का राज्याभिषेक हमेशा से ही कदमी महल में ही संपन्न होता था। इसलिए कदमी महल आमेर के सबसे प्राचीन महल माने जाते हैं और यहीं पर आमेर के शासकों का राज्याभिषेक संपन्न होता था। अगले जो शासक हैं वो है पृथ्वीराज। इतिहास में इनका नाम एक विशेष चीज़ के लिए जाना जाता है।
कछवाहा वंश में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम अपनी हिंदूवादिता का परिचय देते हुए मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में संघर्ष किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखिएगा आप। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि आमेर के वो शासक या कछवाहा वंश के वो शासक जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, वो थे पृथ्वीराज। और आश्चर्य की बात कि पृथ्वीराज के पुत्र ने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और उसी पृथ्वीराज ने इसी मुगल वंश के विरुद्ध डंका बजाया था खानवा के युद्ध में। और पृथ्वीराज जो पाती पेरवन परंपरा के कारण से मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ मुगलों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। और 1527 ईस्वी में जो राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ था मुगलों का, उस संघर्ष में इन्होंने मेवाड़ की तरफ से भाग लिया था। पृथ्वीराज ने रामानुज संप्रदाय की पीठ का निर्माण करवाया क्योंकि पृथ्वीराज संत कृष्णदास पैहारी से प्रभावित थे। रामानुज संप्रदाय की एक पीठ गलता जयपुर में स्थित है और इस पीठ का रामानुज संप्रदाय की इस पीठ का निर्माण करवाने का श्रेय पृथ्वीराज को जाता है। और इसका कारण यह था कि जो रामानुज संप्रदाय की तत्कालीन समय की जो पीठ थी, इसके जो सबसे प्रमुख संत थे संत कृष्णदास पैहारी। एक प्रकार से पृथ्वीराज इस संत कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे और इनसे प्रभावित थे और इसी कारण से इन्होंने यहाँ पर गलता जी में रामानुज संप्रदाय की इस पीठ का निर्माण करवाया था। रामानुज संप्रदाय की पीठ गलता जी जयपुर में स्थित है और गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। आज आप अगर गलता जी जाते हैं तो आपको बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में बंदर वहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी कारण से गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये तथ्य भी याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि मंकी वैली किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, जो गलता जी है वहाँ या उस इलाके को या उस जगह को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जहाँ रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। पृथ्वीराज ने 12 कोठरी नामक व्यवस्था का निर्माण किया। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि 12 कोठरी व्यवस्था क्या है या 12 कोठरी व्यवस्था का निर्माण किसने किया। तो 12 कोठरी नामक व्यवस्था का निर्माण करने का जो श्रेय है वो आमेर के कछवाहा शासक पृथ्वीराज को जाया जाता है। ये क्या व्यवस्था थी? पृथ्वीराज ने आमेर को 12 भागों में विभाजित कर अपने 12 पुत्रों में बांट दिया। इसी कारण ये व्यवस्था 12 कोठरी कहलाई। यानी कि इस आमेर शासक के 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आमेर के शासन का 12 भागों में विभाजन कर दिया और 12 अलग अलग शासक बिठा दिए, या यूं कहें कि उनकी जिम्मेदारी इनको सौंप दी और खुद आमेर के प्रधान शासक बने। आमेर का जो इलाका था 12 भागों में बांटकर एक प्रकार से सामंत के रूप में शासकों की इनकी नियुक्ति इनको कर दी थी और इसी कारण से ये व्यवस्था 12 कोठरी कहलाई। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज ने आमेर के शासन को 12 भागों में बांटते हुए अपने 12 पुत्रों को सौंप दिया था। इसी कारण से ये व्यवस्था 12 कोठरी व्यवस्था के नाम से जानी गई। पृथ्वीराज के पुत्र सांगानेर नामक कस्बा बसाया। आज भी सांगानेर कस्बा देखा जा सकता है। हालांकि सांगानेर अब जयपुर में ही समाहित हो गया, जयपुर का ही भाग हो गया। जयपुर के विस्तार के कारण से सांगानेर जो अपने इस प्रिंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, उस सांगानेर कस्बे की स्थापना करने का जो श्रेय है वो पृथ्वीराज के पुत्र सांगा को जाता है। इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण शासक हुए हैं भारमल। इनका शासनकाल 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक माना जाता है। ये मैं अभी कह चुका हूँ कि वो पहले शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राजपुताने का प्रथम शासक। खैर, अकबर ख्वाजा साहब की जियारत के लिए अजमेर जा रहा था तो रास्ते में सांगानेर में 1562 ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। हम यूं कह सकते हैं
कि राजपूताने का पहला शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो थे कछवाहा वंश के पृथ्वीराज के पुत्र भारमल। इन्होंने 1562 ईस्वी में सांगानेर नामक स्थान पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और जब अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए ख्वाजा साहब की जियारत के लिए अजमेर जा रहे थे, रास्ते में वो सांगानेर में रुके और यहीं पर भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसका बड़ा कारण यह था कि भारमल गृह कलह और मीणाओं से परेशान था। मीणा छापामार युद्ध कर रहे थे, बीच बीच में आमेर में हस्तक्षेप कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे और फिर गृह कलह भी प्रभावित हो गई थी। गृह कलह क्यों हो गई थी? क्योंकि पृथ्वीराज ने आमेर के शासन को 12 भागों में बांट दिया था और इस कारण से गृह कलह, उस 12 कोठरी व्यवस्था के कारण से कछवाहा या आमेर शासन में गृह कलह प्रारंभ हो चुकी थी और फिर मीणाओं की परेशानी थी। इन सब से निपटने के लिए भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आमेर 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजपूताने का पहला राज्य था। यानी कि हम ये बात पहले ही कर चुके कि भारमल पहला शासक था राजपूताने का जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और आमेर पहली रियासत थी राजपूताने की जिसने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल को अकबर ने राजा व अमीर उल उमरा की उपाधियां प्रदान की थी। जब भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उसके पश्चात भारमल को अकबर ने 2 उपाधियां प्रदान की, एक राजा की और दूसरी अमीर उल उमरा की। ये दोनों ही उपाधियां भारमल को अकबर ने प्रदान की थी। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जिसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है हरकाबाई का विवाह सांबर में 1562 ईस्वी में अकबर के साथ किया था। जब अकबर की अधीनता वो स्वीकार कर चुका था उसी दौरान सांगानेर से चलने के पश्चात अकबर सांबर में रुका और यहाँ पर भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे इतिहास में हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जिनका दूसरा नाम हरकाबाई था, इनका विवाह सांबर में 1562 ईस्वी में अकबर के साथ किया गया। यह राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूताने का पहला शासक भारमल जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। राजपूताने की पहली रियासत आमेर जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और राजपूताने का पहला शासक भारमल जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और इस वैवाहिक संबंध के तहत भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ 1562 ईस्वी में सांबर नामक स्थान पर किया था। भारमल उसी पृथ्वीराज का पुत्र था जिसे खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना का नेतृत्व करते हुए बाबर के विरुद्ध युद्ध किया था। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारमल उसी सांगा का पुत्र था, उसी पृथ्वीराज का पुत्र था जिस पृथ्वीराज ने मुगलों के विरुद्ध डंका बजाया था, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़े थे, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व भी किया था और उसी पृथ्वीराज के पुत्र ने आखिरकार अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन भारमल ने उसी मुगल वंश में अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। न केवल अधीनता स्वीकार की थी बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी मुगलों के साथ किया था। 1562 ईस्वी में चगताई खां के नेतृत्व में सांगानेर नामक स्थान पर भारमल की मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात हुई थी। यानी कि डायरेक्ट अकबर से भारमल नहीं मिला था। इसके लिए चगताई खां जो उस समय अकबर का सेनापति हुआ करता था उससे वो मिला और चगताई खां ने 1562 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से भारमल की मुलाकात करवाई थी और फिर सामक नामक स्थान पर भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। 1562 में सबसे पहले चगताई खां से के साथ सांगानेर में भारमल मिला और फिर उसी वर्ष 1562 में ही अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का विवाह सांबर नामक स्थान पर अकबर के साथ किया था। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि प्रदान की थी। मरियम उज़्मानी ये उपाधि थी हरकाबाई की जिसको अकबर ने प्रदान की थी। इसी समय भारमल ने आमेर के किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। आमेर के जो पहले प्रारंभिक महल थे
उनको कदमी महल कहा जाता है और कदमी महलों का निर्माण राजदेव ने प्रारंभ किया। और वर्तमान का जो हम आमेर का किला देखते हैं उसकी शुरुआत, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बनाने का श्रेय, उसकी शुरुआत वो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग शासकों के द्वारा बनाया जाता रहा है। उसका निर्माण निरंतर चलता रहा है और अलग अलग हिस्से का निर्माण अलग अलग शासक ने करवाया। इसकी शुरुआत, किले की शुरुआत की थी बारमल ने और उसके पश्चात आने वाले शासकों ने इसका विस्तार किया था। तो वर्तमान जो किला हम देखते हैं आमेर का, उसके निर्माण प्रारंभ करवाने का जो श्रेय इसी बारमल को जाता है। तो ये है कछवाहा शासक या कछवाहा वंश के प्रारंभिक शासक। आज हमने बात की कछवाहा वंश के संस्थापक दुलेराय या धोलाराय की, उसके पश्चात कोकिलदेव, उसके पश्चात राजदेव, उसके पश्चात पृथ्वीराज और उसके पश्चात बारमल। आज हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई किंतु परंतु कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।